नमस्कार। नमस्कार। परमपिता बाबा की परम जय। जी, कल हम लोगों ने एक विषय पर चर्चा किया, उसमें शूद्र विप्लव की बात हम लोग कर रहे थे। जब शूद्र विप्लव की बात कर रहे थे, तो उसमें सद्विप्र का भी नाम आया और विप्लव या जितने भी दूसरे विप्लव होंगे, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, विप्र समाज हो, वैश्य समाज हो, तो ये कोई न कोई इसको लीड करेगा। लेकिन यदि समाज में प्रबुद्ध लोग नहीं हैं, समाज की दिशा देने के लिए यदि प्रबुद्ध लोग नहीं हैं, तो होगा क्या कि जो जैसा होगा वैसे लोग धारा में बहते चले जाएंगे और उससे समाज को बहुत नुकसान होगा। जैसे कि देखा गया कि अभी मान लीजिए मार्क्सवादी व्यवस्था चल रही थी आज से 20 साल पहले, बहुत सारे देशों में 20 या 25 वर्ष पहले तक थी। वो उन व्यवस्थाओं से ऊब गए थे और उन्होंने इसमें रिवोल्ट किया। रिवोल्ट करके उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था को अपना लिया। जो साम्यवादी व्यवस्था चल रही थी वो अपना लिया उन्होंने, पूंजीवादी व्यवस्था। उससे हुआ क्या कि वहाँ, ठीक है, वहाँ साम्यवादी व्यवस्था में ज्यादा बुराई थी, पूंजीवादी व्यवस्था में भी बुराई है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। उनके पास ये बात नहीं पहुंची कि वास्तव में ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इससे भी आपका भला नहीं होगा, हमको इससे आगे कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये व्यवस्था किसी को मालूम नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, जो भी व्यवस्था उनको उसमें तात्कालिक रूप से अच्छी लगेगी, क्योंकि वो जो गैप है टाइम का, उसमें कोई नहीं कोई उसको फिल करेगा, कोई नहीं कोई आकर के, कोई नहीं कोई व्यवस्था तो आनी ही आनी है, तो वो व्यवस्था आकर के फिर अपना वर्चस्व कर लेगी। तो खास करके देखा गया जब सोवियत संघ के बहुत सारे देश आजाद हुए थे। पहले सोवियत संघ में था, जब मार्क्सवादी व्यवस्था थी, तो मार्क्सवादी व्यवस्था जब हटी तो 10-15 कंट्री थी जो सोवियत संघ के साथ में थी, जिसमें कि उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, इस तरह के बहुत सारे कंट्रियों के नाम थे, किर्गिस्तान, और भी जितने थे। तो उन्होंने सभी ने एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। इसी तरह यूरोप से सटे हुए भी कुछ देश थे जिन्होंने की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया। तो अब क्योंकि समाज में कोई यह कहने वाला नहीं था, मतलब कोई एक नई व्यवस्था उनके सामने नहीं थी, तो उनको यूरोपीय संघ के साथ में या और जो उनके पड़ोसी देश हैं जहां पर वो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था को उन्होंने अपना लिया। क्योंकि उनको ये तो मदद चाहिए इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, या जो और विकसित देश है, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, जो विकसित देश हैं, उनसे मदद चाहिए, तो उनकी व्यवस्था को उनको अपनाना होगा। और यही कारण था कि वहां पर वो सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई जो उन देशों में भी चल रही है, और उसके साथ में पूंजी जो आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद की थी वो भी आ गई। और कारण स्पष्ट था, क्योंकि और कोई व्यवस्था उनके पास में, उनके सामने थी भी नहीं। यहाँ पर जो सद्विप्र है उनकी भूमिका अहम हो जाती है। यदि उनके समाज के अंदर सद्विप्र भाव के लोग होते, जो कि जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति का जो विवरण करते हैं, तब उनको सचेत करते कि नहीं नहीं, ये व्यवस्था से अच्छी ये दूसरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हम लोग को जाना चाहिए। ऐसे विचार उनके पास नहीं थे। तो हमारे प्रभुत्व की व्यवस्था में जो सद्विप्र की जो एक भावना है,
सदविप्र का जो एक संगठन है उसको अहम भूमिका दिया गया है। उसकी भूमिका यह है कि सदविप्र जब भी समाज में देखेंगे एक वर्ग और वर्गों के ऊपर शोषण कर रहा है, किसी भी तरह से कर रहा हो, तो उसकी एंटीथेसिस मतलब उसको लोगों को उसकी बुराइयों के प्रति जागरूक करेंगे और जागरूक करके एक नई व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित करके एक नया व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि शोषण मनुष्य का रुक जाए। हम लोगों ने कल चर्चा किया जिसमें कि हम लोगों ने बात की कि जैसे आज की जो व्यवस्था चल रही है, हम भारत का ही ले लें, तो हम पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था के चंगुल में आ गए हैं और पूंजीपति का जो संबंध है जनता के साथ में, वो संबंध कैसा है? जैसे मालिक और गुलाम का है। जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं, जिस जगह आपको व्यवस्था में आपका कहीं भी योगदान है, तो वो सारे लोगों के जो मालिक हैं वो पूंजीपति लोग हैं और पूंजीपति दूसरों को जिस नजर से देखता है वो गुलाम का ही एक होता है और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अधिक से अधिक काम लेगा, कम से कम लागत में लेगा, कम से कम पैसा उसको देना पड़े। ये तो कुछ सरकारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं जहाँ पर कि मिनिमम वेजेस है, इस तरह की बातें होती हैं कि आपको कम से कम इतना देना है, अन्यथा ये उससे भी कम देते हैं। हालांकि बहुत जगह काम करवा के उससे भी जो मिनिमम वेजेस की जो एक लिमिट है सरकार द्वारा जो दी गई लिमिट है, उससे भी कम दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके वजह से एक सीमा रेखा है कि भाई इससे कम हम नहीं देंगे। तो कैसा भी काम करवा लेंगे उसे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, जो भी काम है, और काम उसको देंगे जो लोएस्ट पे होती है वो उसको देंगे। और अभी कोरोना की वजह से तो जो हालात जैसे सुनने में आ रहे हैं, हर जगह जो कंपनियां थी उन्होंने कोरोना की वजह से लोगों की तनख्वाहें कम कर दी, कहीं आधी कर दी, कहीं कुछ कहा कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते हैं, और काम वही करवाएंगे जो काम अभी तक वो करवा रहे थे। तो यह भी तो एक प्रकार का शोषण है। तो इस शोषण से बचने के लिए जो प्रभुत्व में व्यवस्था दिया गया, पहले हम लोग सदविप्र की बात करते हैं। तो सदविप्र कौन है? जैसा कि लोकेश जी पहले बात कर रहे थे कि जो फिजिकली फिट है, मेंटली स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली एलिवेटेड है, मतलब उसके पास शरीर से वो स्वस्थ है, मानसिक रूप से सबल है और आध्यात्मिक रूप से ऊंची स्थिति पर पहुंचा हुआ है। उसको हिंदी में इस तरह से कहा जाए। इसमें जो सद्विप्र होंगे उनके अंदर, जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे, वो धार्मिक रूप से उन्नति होंगे, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, नैतिकता का पालन करेंगे। हालांकि यहाँ एक चीज हम कहना स्पष्ट रूप से कह दें कि धर्म की पहली सीढ़ी नैतिकता है और नैतिकता को हम लोग डिफाइन करते हैं जम और नियम से। तो जो जम नियम का पालन करके चल रहा है उसको ही हम नैतिक मानते हैं। तो नैतिकता एक फर्स्ट स्टेप है धार्मिकता के ऊपर बढ़ने के लिए, आध्यात्मिकता के राह पर चलने के लिए। ये नैतिकता नहीं है तो आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। तो जो संत विप्र होगा वो नैतिकवान होगा, जम नियम में प्रतिष्ठित होगा, वो जो साधना की सही पद्धति है उसको अपना कर चलेगा। तो साधना की सही पद्धति क्या है कहने के लिए तो समाज में बहुत तरह की साधना पद्धतियां दी गई हैं और लोग कहीं न कहीं, कोई मूर्ति की पूजा करता है, कोई पेड़ पौधों की पूजा करने लगता है, कोई किसी तरह की पूजा कर रहा है, तो कहेंगे कि भाई ये तो पूजा है। ऐसा नहीं है। जिस पूजा से
आपका मनसा आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, तो उस पूजा को पूजा पद्धति में नहीं मान पाएंगे। उसकी एक प्रक्रिया है, अध्यात्म में मनसा आध्यात्मिक विकास के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में यदि आदमी नहीं जुड़ा हुआ है तो साधना ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो जो सद्विप्र होगा वो सही साधना की सही पद्धति को मानकर आगे चलेगा। सद्विप्र के पास में एक और पहचान होगी, वो समाज में अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, अन्याय के विरुद्ध संग्राम करेगा। और वो संग्राम अपने लिए नहीं करेगा, वो समाज के लिए करेगा, दूसरों के हित के लिए करेगा। उसका एक ही उद्देश्य होगा कि हम समाज में किस तरह से बुराइयों को हम कम करते चले, अच्छाइयों के रास्ते पर सबको लेते हुए चले, और इस तरह से वो सद्विप्र की पहचान होगी। प्रौद्ध की व्यवस्था में जो सद्विप्र के अलग बोर्ड होंगे, सरकारें अपना अलग काम करती रहेंगी, लेकिन सद्विप्र का अपना एक अलग एक व्यवस्था होगी। वो सद्विप्र बोर्ड क्या होगा, उसकी जो सबसे पहली सीढ़ी होगी, जो सबसे ऊंची सीढ़ी होगी, उसको हम बोलेंगे सुप्रीम बोर्ड, सद्विप्र सुप्रीम बोर्ड। और 3 और उसके साथ में बोर्ड होंगे, एक सद्विप्र लेजिस्लेटिव बोर्ड होगा, सद्विप्र एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, सद्विप्र जुडिशरी बोर्ड होगा। वो सुप्रीम बोर्ड के नीचे ये 3 बोर्ड होंगे, और इसके बाद में बहुत सारे सब बोर्ड्स होंगे, और इनके द्वारा ही सद्विप्र आगे चलेगा। एक चीज हम बताएं, हमारे प्रौद्ध की व्यवस्था में कहा गया कि जो प्रौद्ध का जो सिद्धांत है उसमें कहा गया कि जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक जो बल है, वो केंद्रीकृत होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर शुड बी सेंट्रलाइज्ड एंड इकोनॉमिक पावर, आर्थिक पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मतलब आर्थिक को हम ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज की जो व्यवस्था है वो टॉप टू बॉटम है, निर्णय टॉप पे लिया जाता है, धीरे धीरे करके वो बॉटम पे आता है। और लेकिन प्रौद्ध में वो व्यवस्था नहीं है, प्रौद्ध में है बॉटम टू टॉप। मतलब हम नीचे की व्यवस्था को हम सुधारते हुए फिर चलेंगे, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। एक बेसिक डिफरेंस लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है। आर्थिक रूप से नीचे के जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शक्ति देने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पावर देने पड़ेंगे, ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। आज वो अपने फैसले खुद नहीं लेते, ऊपर से फैसले आते हैं, उनको मानना पड़ता है। लेकिन हमारी व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर है वो सेंट्रलाइज होगी। ये जो पॉलिटिकल पावर सेंट्रलाइज होगी, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो अपनी मनमानी करेगा। प्रौद्ध इस सिद्धांत को नहीं मानता था। किसी भी एक आदमी की मनमानी को लेकर के नहीं चला। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत पावर होती है, वो जैसा चाहे 5 वर्ष तक के लिए अपने देश को चला सकता है, उतनी पावर से उसको दे रखी है। वो क्या है, व्यक्तिगत पावर। हालांकि वो खुद सारी फैसले नहीं करता, उसके नीचे भी कुछ लोग होते हैं, उसकी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उसको गाइड करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस गाइड को उस चीज को माने। इस चीज को के लिए व्यवस्था हमारे यहाँ ये है कि हर एक जो, इसलिए बोर्ड सब बोर्ड्स की यहाँ व्यवस्था की गई कि ये जो बोर्ड और सब बोर्ड्स हैं, इनके द्वारा ही नियम कानून बनेंगे। ये जो नीचे से जो कानून बनेंगे, जो सब छोटी छोटी कमेटियां होंगी, वो कमेटियों से ही रिकमेंडेशन होकर के नियम कानून या जो भी डिसीजन लेने हैं वो सुप्रीम बोर्ड तक जाएगा। तो एक चीज और भी है, जो सद्विप्र पे
जो हमने बोला सुप्रीम बोर्ड हो गया, जुडिशरी बोर्ड हो गया, इसमें लोग कैसे जाएंगे? मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो सदविप्र की जैसे हमने चर्चा किया, जमनीय में प्रतिष्ठित होना चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए, संग्राम के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन इनका चुनाव होगा, चुनाव के द्वारा ही वो लोग ये जो बोर्ड्स में जाएंगे। एक चीज और हम बता दें, प्रौत में जो चुनाव की व्यवस्था है, जो आजकल चुनाव की व्यवस्था है उससे थोड़ी सी भिन्न है। आजकल क्या होता है, कोई चुनाव हुआ तो यह जिसने ज्यादा से ज्यादा वोट लिए उसको चुन लिया जाता है। तो अब मैं एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक एमएलए का चुनाव हुआ और 10 लोग इलेक्शन लड़े, तो जिसने हाईएस्ट वोट पाया वो पाया उसने 30% वोट, और नीचे जो वोट मिले किसी को 5%, 2%, 3%, ऐसे करते 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 100% हो गया। लेकिन मैक्सिमम जो वोट पड़े उसको 30% पड़े। इस व्यवस्था में जो 30% लोगों का ही नुमाइंदा है वो 100% लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस व्यवस्था को प्रौत नहीं मानता। प्रौत के हिसाब से कि जो भी आदमी इलेक्शन जिसको हम जिताएंगे कम से कम 60% वोट उसको मिलना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि एक आदमी को 60% वोट मिले? यदि पहले चुनाव में ही उसको 60% ज्यादा वोट मिल गए तो चुन लिया जाएगा। मान लीजिए उसको वोट 40% मिला और एक को मिला 35% और तीसरे को मिला 32%, ऐसे करके वोट मिले। तो जो तीन जो पुरुष जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मैक्सिमम वोट पाए हैं उनके बीच में फिर से इलेक्शन होगा, और इलेक्शन तब तक होगा जब तक कि एक आदमी 60% ज्यादा वोट नहीं पा लेता। उस व्यवस्था में उसका फायदा क्या होगा? कम से कम 60% लोग या 70 जितने भी प्रतिशत लोग उसको जाने, तो अधिक से अधिक लोगों ने उसको अपना उम्मीदवार मान लिया, और उसके वजह से फिर वो जो नुमाइंदगी करेगा, वो जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए करेगा। ये आज की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। आज की व्यवस्था में चाहे वो 20-25% वाला भी आदमी है, वो भी जाकर के 100% वालों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो उसमें एक थोड़ी खामी थी, इसको प्रौत ने इसको एक अलग तरह से उसकी व्यवस्था की। तो कम से कम 60% उसको वोट मिलने चाहिए। तो यही व्यवस्था सदविप्र बोर्ड में भी होगी। यह जो तीन बोर्ड और जिसकी हमने चर्चा की, जुडिशरी बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और लेजिस्लेटिव बोर्ड, इसी तरह से जो सब बोर्ड होंगे उसमें भी ऐसे होगा कि जो लोग चुन करके आएंगे तो कम से कम 60% वोट उनको मिलना चाहिए। उससे कम मिला है तो फिर से इलेक्शन होगा, और जो बचे हुए 2 या 3 कैंडिडेट हैं उनके बीच में फिर इलेक्शन होगा, जिससे कि देखा जाएगा कि जो में 60% कम से कम उसको जिसको वोट मिल रहा है वो बोर्ड के अंदर आएगा। इस तरह से बोर्ड की चयन व्यवस्था होगी। यहाँ पर ये जो चारों बोर्ड हैं जिसकी हम, सुप्रीम बोर्ड तो सबसे हाईएस्ट बॉडी हो गई, उसके नीचे हो गई लेजिस्लेटिव बोर्ड। जो लेजिस्लेटिव बोर्ड क्या होता है? जो नियम कानून बनाने के लिए बोर्ड होता है। तो नियम कानून वो कुछ भी ड्राफ्ट बना करके जो भी इनके पास में रहेगा वो फाइनल अप्रूवल के लिए सुप्रीम बोर्ड के पास में ही भेजेंगे। इसी तरह से जो सब बोर्ड्स बनेंगे और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए जो छोटे छोटे और बोर्ड्स जो बनेंगे, उन बोर्ड्स के लिए जो सदविप्रो का जो नॉमिनेशन है कि कौन सदविप्र को उस बोर्ड में जाना चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनेगी। लिस्ट को बनाएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो उस लिस्ट को बनाएगा वो भेजेगा लेजिस्लेटिव बोर्ड को। लेजिस्लेटिव बोर्ड चाहे तो उसमें कोई संशोधन करे या ऐसे ही सुप्रीम बोर्ड को पास पहुंचा देगा। सुप्रीम बोर्ड फिर उसमें चाहे तो संशोधन करने के लिए बोले तो नीचे फिर वो फाइल आ जाएगी कि भाई इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, इसमें इस तरह से देखा जाए, जो भी गाइडलाइंस होगी, और फिर वो लेजिस्लेटिव बोर्ड चाहे तो उसको संशोधन को माने
या फिर कहें कि नहीं इसमें हम इतना ही संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होगा, उसकी बात सबको माननी, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट बॉडी है। जो जुडिशरी बोर्ड है वो जो जुडिशियल सिस्टम है, जहां पर न्याय की व्यवस्था रहती है, जहां पर वकील होते हैं, जहां पर जज होते हैं, जहां पर न्याय की पूरी प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में, उनकी नियुक्ति के बारे में, उनके कार्य करने के तरीके के बारे में, उसकी सारी व्यवस्था जो सदविप्र की जुडिशरी बोर्ड होगी वो उसको देखेगी। तो प्रभुत्व में इसका सदविप्र का कैसे रोल होगा? तो सदविप्र में जैसे सुप्रीम बॉडी भी है, उसमें एक आदमी नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं। मान लीजिए उसमें 6 मेंबर्स हैं, तो 6 मेंबर में भी जो भी वो कोई निर्णय लेंगे तो भी वो यदि कहीं किसी तरह की भिन्नता आ रही है निर्णय लेने में, तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनकी राय लेकर के वहां निर्णय लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई प्रभुत्व में, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी, क्योंकि एक आदमी क्या होगा, यदि उसके पास आधिपत्य ज्यादा आ जाए, पावर ज्यादा आ जाए, तो क्या होता है, आदमी मनमानी करने लगता है। समाज के लिए मनमानी ठीक नहीं है। मनमानी करने से क्या होगा, क्योंकि हर एक मनुष्य का अंदर एक झुकाव होता है कि हम कभी कभी किन्हीं भावनाओं की वजह से आदमी को झुकाव हो गया, चाहे अपने भौगोलिक क्षेत्र को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के, अपने और रीति रिवाज को लेकर के आदमी के अंदर एक स्वाभाविक झुकाव हो जाता है। तो यदि एक आदमी के पास में इस तरह की शक्ति दे दी जाए तो ये संभावना है कि उसका दुरुपयोग होना ही है। इसलिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक साथ मिल करके ही फैसले लिए जाएं, इसकी व्यवस्था सदविप्र बोर्ड में होगी। तो ये जो सदविप्र बोर्ड जो अपना काम करेगा, उसका काम क्या है, वो समाज के ऊपर एक नियंत्रण नहीं रख रहा है, समाज के ऊपर ओवरसी कर रहा है कि कहीं समाज में किसी तरह की कोई बुराई तो नहीं पनप रही, किसी तरह का कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसमें कि किसी का शोषण हो रहा हो। जैसे अभी हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक पार्टी जो जीत करके गई पार्लियामेंट में या असेंबली में, तो उसको वोट मिले 35%। अब वो 35% वोट पा करके 100% लोगों के लिए वो प्रधानमंत्री हो गया या मुख्यमंत्री बन गया। मुंह से तो बोला जाता है कि सबका साथ सबका विकास, इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो जो उनका पार्टी का जो तंत्र है, उस तंत्र के द्वारा वो संचालित होते हैं, उस पार्टी के तंत्र के द्वारा वो संचालित होते हैं। तो होगा क्या कि जो 30% लोगों के बारे में तो उनका झुकाव रहेगा, जो 70% लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया था उनको, उनके प्रति उनके अंदर अच्छा विचार नहीं होगा। और उससे क्या होगा कि हम कहते रहे ये प्रजातंत्र है प्रजातंत्र है, लेकिन प्रजातंत्र में 30% वाला तो 100% को गवर्न करता है, सरकार चलाता है, उनके ऊपर हुकूमत चलाता है। तो जो 70% में जो कुछ लोग हैं, उनके प्रति अन्याय की होने की आशंका हमेशा रहेगी। तो ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का दोष है, जिसको कि प्रभुत्व में इसीलिए कहा गया कि नहीं, कम से कम 60% वोट वाला जो आदमी होगा वही इलेक्टेड मेंबर होगा, उसके कम वाला नहीं होगा, भले ही 2-3 बार इलेक्शन करवाने पड़ जाए और कैंडिडेट्स को
छांट करके कम कैंडिडेट से जरूरत है तो 2 ही कैंडिडेट को हम लड़ने के लिए बोलेंगे। इसमें एक चीज और भी है, प्रभुत्व में जो व्यवस्था है चुनाव की, इसको बोलते हैं सेलेक्टो इलेक्टो सिस्टम। सेलेक्टो इलेक्टो सिस्टम क्या है? पहले हम बोलते हैं कि आप पहले सिलेक्शन करेंगे आदमी का, चुनाव कौन कौन लड़ेगा उसकी एक प्रक्रिया होगी, उन सेलेक्टेड लोगों के बाद में उन लोगों के बीच में इलेक्शन होगा। आज की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसके लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं रखा गया। लेकिन प्रभुत्व में ये व्यवस्था नहीं है। प्रभुत्व में व्यवस्था है कि उसको पहले स्क्रीन करेंगे, ये तो राइट योग्यता रखता है तभी वो इलेक्शन के प्रोसेस में भाग लेगा, और उसके बाद से उसमें जो जीतेगा वो उसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा चुनाव के द्वारा। तो ये हम लोग के व्यवस्था है। तो सदविप्र की जो भूमिका है, जो समाज चक्र जिसकी हम लोग बात कल कर रहे थे, शूद्र, क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, जो 4 तरह की मानसिकताएं हैं, उन मानसिकताओं की समाज में कुछ कुछ समय प्रधानता होती है, और उस प्रधानता के कारण उस मानसिकता के लोग जब समाज को समाज के ऊपर अपने निर्णय को समाज में अपनी अग्रणी भूमिका रखते हैं, तो और लोगों का दमन होता है, और लोगों की भावनाओं का दमन होता है, उनके हितों का दमन होता है। ऐसे समय में सद्विप्र लोग सामने खड़े होंगे और उस व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे। उसके लिए जोर लगा कर परिवर्तन करना पड़ेगा। वो जो परिवर्तन की व्यवस्था है, हम लोग केवल विप्लव की व्यवस्था को मानते हैं। विप्लव और क्रांति में अंतर है। क्रांति धीरे धीरे करके होती है, विप्लव अचानक होता है, एक साथ होता है, एक तीव्र शक्ति के द्वारा होता है। यह तीव्र शक्ति पर नहीं दी जाए तो क्या है, जो प्रक्रिया जो है चेंज होने की, वो धीरे धीरे करके होगी। वो क्रांति की व्यवस्था है। विकास तो हो ही रहा है, सुधार हो रहे हैं, वो धीरे धीरे हो रहे हैं। तब तक मनुष्य, ये हजारों वर्ष लग जाएंगे इस विकास के क्रम में आदमी को बढ़ते बढ़ते। लेकिन सद्विप्र इतने सालों के लिए इंतजार नहीं करता। वो अपनी भावनाओं को, विचारों को समाज के अंदर फैला करके, समाज में जो विक्षुब्ध लोग हैं, विक्षुब्ध शूद्र की जो हमने बात कल चर्चा की थी, शूद्रों में जो क्षत्रिय और विप्र मानसिकता के लोग हैं शूद्र, लेकिन उनके अंदर साहस है, एक लड़ने की क्षमता है, परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे जो विक्षुब्ध शूद्र होंगे, उनको तैयार करके फिर आगे परिवर्तन लाया जाएगा या विप्लव की व्यवस्था की जाएगी। तो आज हम यहीं पर थोड़ा समाप्त करते हैं, और कुछ प्रश्न होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा, क्योंकि समय 5 मिनट रह गया है। हेलो। दादाजी अभी समय के 5 मिनट रह गया था, तुमने कहा कि दादाजी जो ये कल नेटवर्क गड़बड़ होने की वजह से हाँ, बीच थोड़ा में आपका ये हाँ, ये जो प्रश्न था एक विशुद्ध विशुद्ध शूद्र वाला, विक्षुब्ध। तो हाँ विशुद्ध शूद्र वाला कि उसमें एक जगह मैंने पढ़ा है, शायद अच्छे से नहीं पढ़ पाया हूँ मैं। उसमें ये था कि जो नेतृत्व लेंगे वो नेतृत्व विशुद्ध शूद्र लेंगे सद्विप्र के रूप में। ऐसा है क्या दादाजी? नहीं, ऐसा नहीं है। सद्विप्र अलग है और विक्षुब्ध शूद्र अलग है।
विक्षुब्ध शूद्र ही बाद में परिवर्तन करके सत्ता में आएंगे। सद्विप्र सत्ता के लिए काम नहीं करेगा। ये दोनों में अंतर है। तो जैसे अब जैसे वैश्य युग चल रहा है, वैश्य युग ने सभी को शूद्र बना के रख दिया, अपना गुलाम बना के रख लिया है पूंजी के हिसाब से। तो अब जो भावना किसकी भड़केगी? एक तो हो गया उसके समाज में सद्विप्र है। सद्विप्र इसलिए नहीं आंदोलन करता है कि वो जाके नेतृत्व को करे। ये जो विक्षुब्ध शूद्र है, इनको वो उसको सामने खड़ा करना है। वो आंदोलन के लिए तैयार होंगे और आंदोलन करके जो सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन जब होगा, उस व्यवस्था परिवर्तन में जो अहम भूमिका में आएंगे वो विक्षुब्ध शूद्र आएंगे। जो साइकिल चेंज होगी, वो साइकिल चेंज कराने का काम सद्विप्र, हाँ सद्विप्र करेगा। लेकिन सद्विप्र की भूमिका अहम है, वही सबको तैयार करता है। जैसे सद्विप्र को एग्जांपल लेते हैं, चाणक्य सद्विप्र है। वो किसको खड़ा कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा कर रहा है। शासन कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है। वो राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य बना। चाणक्य कहाँ रहता है? कुटिया में रहता है। वो राजमहल में नहीं रहता। वो कहाँ रहता है? कुटिया में रहता है। उसका काम था कि उसने व्यवस्था को परिवर्तन कर दिया। तो जो चाणक्य है हमारे लिए एक एग्जाम्पल है सद्विप्र का। अभी समझ में आ रही होगी ना ये जो एग्जाम्पल जो लिए। हाँ, तो जो सद्विप्र है वो चाणक्य है, और जो विक्षुब्ध शूद्र है वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ से आया? वो बड़े परिवार से नहीं आया। ये लोग कहाँ से आएंगे? मीडियम फैमिली से आएंगे। मतलब ये बहुत धनी होंगे, तो जिसका बहुत ज्यादा धन है, वो धन तो पाप का धन होता है। ये बहुत ज्यादा धन है तो मन में आदमी पापी तो होगा ही, क्योंकि अपने धन की रक्षा करनी है उसको। तो हेन के प्रकार उसके ऊपर जितने भी धन तो एक आदमी का नहीं है, मनुष्य भगवान ने तो धन सबके लिए दिया है। लेकिन हम ये किसी और का भी भाग का ये धन लेकर के बैठेंगे तो उसको हम किसी न किसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे उस चीज को। तो जो धनी आदमी है वो कभी भी सद्विप्र नहीं हो सकता, वो विक्षुब्ध शूद्र भी नहीं बन सकता। उसके लिए जरूरी है कि वो मिडिल क्लास का ही आदमी हो। तो लोअर क्लास का आदमी, जो बहुत नीचे तबके का आदमी, वो भी विक्षुब्ध शूद्र नहीं बन सकता। उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि वो समाज में आकर के लड़े। वो केवल अपने खुद के एग्जिस्टेंस के लिए वो जीता है। जी इसमें एक प्रश्न और है। हाँ, कि जो जैसे आपने कहा वोट वाला, अगर जैसे कि आजकल क्या, जैसे आपने बताया अभी कि 20% 25% वोट डल जाते हैं। 100% वोटिंग, मतलब वो वोट आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन उसमें से जा रहे हैं लोग केवल 25% देने के लिए, या 30% या 40% देने जा रहे हैं। उस 40% में से भी जो 25% वाला होता है, वही जीतता है, मेजोरिटी में उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो वो 100 में से 40% गए, 40% के आधार पर तय नहीं हुआ कुछ भी। नहीं तो फिर 40 में 25% ने वोट दिया, हाँ, ये भी है ना। तो टोटल जो वोट परसेंटेज है 20% भी नहीं रहेगा। लेकिन 20% वाला रूल कर रहा है 100% के लिए। हाँ, तो इसमें ये है कि वो ये हर बार साइकिल ऐसी ही बनी रहती है, क्योंकि लोग वोट देने जाते ही नहीं है ज्यादा। हाँ, लोग क्या है, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, जैसे हमको मालूम है कि हमारी बात तो कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हम उत्साह कब दिखाएंगे? जब हमको लगे कि हम अपनी गवर्नमेंट चुन रहे हैं। उत्साह आदमी तब दिखाता है। तो हर एक आदमी को लगता है कि भाई कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये तो जो ऐसे लोग हैं जो वोट देने वाले लोग, कुछ लोग हैं मान लो, वो अनपढ़ गंवार ऐसे लोग हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। वो जहाँ वोट देंगे वही वो जीत जाएगा। तो हम जाएं या नहीं जाएं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोगों की प्रजातांत्रिक जो प्रणाली है उसमें उदासीनता होती है। वो उसका लाभ तो उठाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे,
लेकिन उसकी प्रणाली में भाग नहीं लेते क्योंकि उनको मालूम है कि एक गंवार आदमी का वोट और एक प्रोफेसर है उसका वोट दोनों बराबर है। यदि ऐसा होता कि नहीं प्रोफेसर का जो वोट है वो एक 10 गंवार के बराबर एक प्रोफेसर होगा